अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो कायम किए गए थे पंजाब में साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो नाम दिए गए थे उस फैसले को मुअत्तल कर दिया है। और साथ ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने यह भी कहा है कि अब मामला जो नई चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं उनकी हल्फ बर्दारी के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के दरमियान बामानी मुशावरत के बाद नए ट्रिब्यूनल्स तश्कील दिए जाएंगे। अब इस सारे मामले के ऊपर 8 फरवरी के इंतखाबात, उसमें मुबैना धांधली के इल्जामात, क्या उन पर उज़रदारियों पर जो मामलात चल रहे थे वो फैसला वो मुअत्तल हो जाएगा, वो रुक जाएंगे, उनकी प्रोसीडिंग्स कैसे आगे चलेंगी, आगे किस किस्म के ट्रिब्यूनल्स बनेंगे और ख़ास तौर पर वो ट्रिब्यूनल्स जो मुस्लिम लीग नून के फातेह करार दिए जाने वाले उम्मीदवारों से फॉर्म 45 तलब कर रहे हैं, मांग रहे हैं कि रिकॉर्ड पेश किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि ओरिजिनल फॉर्म 45 लेकर हाजिर हों। क्या ये मुमकिन है? आखिर ऐसा क्यों है कि इन ट्रिब्यूनल्स को तब्दील करने के लिए एक परेशानी वाज़ेह तौर पर नजर आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी, और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुख्तलिफ हीले बहाने करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी जज के ऊपर एतराज़ उठाया जाता है। इस्लामाबाद में हमने देखा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनके ऊपर नेपोटिज्म का इल्ज़ाम लगाया गया, उनको अकरबा परवरी का कहा गया कि ये जज बाइस्ड हैं, ये शायद फैसला कर चुके हैं। तो क्या फॉर्म 45 इतना ही नाजुक मामला है कि अगर आप फॉर्म 45 मांग रहे हैं तो आपको अकरबा परवरी का इल्ज़ाम आप पर लगा दिया जाए? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब, माहिर कानून है। एतजाज अहसन साहब, ये बताइएगा कि ये फॉर्म 45-47 का मामला ये लगता है कि हल नहीं होने वाला। अब आपके ख्याल में जो अभी तक प्रोसीडिंग हुई है, जस्टिस अनवार हुसैन ने गुज़श्ता रोज जो समाअत की थी PP 159 के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के महर शराफत अली वो तो कहते हैं कि मेरे पास 102 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 मौजूद हैं। अदालत ने कहा था कि 30 तारीख तक फॉर्म 45 लेकर मरीम नवाज साहिबा के वकील भी हाजिर हो जाएं और इलेक्शन कमीशन भी। और अब क्या ये जो अब तक कार्रवाई हुई है ये भी कलअदम हो जाएगी इस मुअत्तली के बाद? ईसा जी, जो भी नून लीग के टिकट पे पंजाब से मुंतखब हुआ है और इस्लामाबाद जी, उसके सेन में एक लाश गड़ी हुई है, वो उसको छुपाता है और छुपाएगा। उस सेन में आप दाखिल होंगे तो लाश गड़ी हुई वो आपको नजर आ जाएगी कि ये मिट्टी यहाँ से कोई खोदी भी है और यहाँ कुछ दफन है। वहां लाशें दफन है इनके, और वो लाशें क्या है? वो फॉर्म 45 है। जिस तरह ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं फॉर्म 45 को के नजर ना आए, वो फॉर्म 45 का तो भांडा फोड़ चुकी थी ये इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन इसमें जिम्मेदार है और सबको उनको हथकड़ी लगनी पड़ेगी अगर फॉर्म 45 ये निकल आए। और ये इसमें बड़े बड़े ये मियां नवाज शरीफ की फॉर्म निकल आई थी ना, उसका एनालिसिस भी लोगों ने किया था, क्योंकि वो इस इलेक्शन कमीशन ने आज खुद लगा दिए थे अपनी वेबसाइट पे, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जी। अब मियां नवाज शरीफ की जो फॉर्म 45 थी, मियां नवाज शरीफ डॉक्टर यास्मीन राशिद से बिल्कुल हारा होता, उसकी फॉर्म 45 में जो लगी सरकारी तौर पर, उसमें उसके जहाँ 14 थे वहाँ 714 बना, 7 लगा के आगे किए हुआ था। जो 3 को 8 बनाया हुआ था, 2 को 5 बनाया हुआ था, और इस तरह कम से कम 1 लाख वोट उसके उसमें ऐड किया गया। 1 लाख वोट? अब वो 1 लाख कम से कम, और यास्मीन राशिद को डाउन किया हुआ था। ये इन्होंने पैटर्न बना लिया हुआ है। ये पैटर्न बना है जो नवाज शरीफ को 2013 में इल्म था कि ये पैटर्न है, और वो पैटर्न ये है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, बिल्कुल है जो इसमें इस बारे में कि रिकाउंट कितनी दफा हो सकती, कितनी दफा आप वोट गिनती करवा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कड़ी शराइत लगाई हुई है कि जब तक बहुत ऑब्वियस धांधली पोलिंग स्टेशन पे ना हुई हो,
गड़बड़ ना हुई हो, मार कुटाई ना हुई हो, आप उस पोलिंग स्टेशन का एक दफा रिटर्निंग ऑफिसर उसको कर दे, एक दफा वो कर दे कंसोलिडेट रिजल्ट, तो उसके बाद वो नहीं उसका कुछ तो एतजाज हसन साहब, इस हवाले से कोई पहले नज़ीर मौजूद है? इलेक्शन एक्ट 2017 जिस तरीके से कहता है कि मशावरत होनी है, चीफ जस्टिस कंसर्न जो हैं उन्होंने नाम देने हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस शहजाद मलिक, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उनकी जानिब से जो ट्रिब्यूनल बनाए गए उसके ऊपर एतराज़ करते हुए कहा कि हमें 20 नाम भेज दें, हम डिसाइड करेंगे कि ट्रिब्यूनल कौन होगा। फिर ये मामला किस तरह से जस्टिस शाहिद करीम की अदालत से फिर इवेंचुअली नोटिफाई हुआ और अब सस्पेंड हो गया। क्या इस हवाले से कोई पहले नज़ीर है कि इस तरीके से ट्रिब्यूनल्स बनाने के मामले पर इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी आईनी अदालत से टकराया हो? इलेक्शन कमीशन तो कभी इस तरह टकराया नहीं है, कभी इस तरह। जो राजा सुल्तान सिकंदर ने किया है, उसने ये सब लाशें खुद दफनाई हैं RMNA के सेन में। ये फॉर्म 45 ये लाशें उसके वो रंगे हाथों पकड़ा गया। जब उसने वो फॉर्म लगा दिए 45, मरियम की लगाई, ख्वाजा आसिफ की लगाई, ये उसकी शहबाज शरीफ वजीर आजम की लगाई, इनको कौन ना ले आए, इनको कौन ना ले आए? ओन चौधरी की, और वो जो है ये अता तारड़ जो जिसने हरा दिया है लाख वोट से चेयरमैन बिलावल भुट्टो को। वो लोग कौन से तारड़ को वोट डालना चाहते थे वो तो जानते ही नहीं। तो आपका तो बड़ा जबरदस्त, आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो आप इन एंड आउट समझते हैं। एक तरफ पीपल्स पार्टी के कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि धांधली हुई, वो फॉर्म 45-47 का रोना उसी तरीके से रोते हुए नजर आते हैं जैसे तहरीक इंसाफ के कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन आपके ख्याल में क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जिस हल्के से इलेक्शन लड़े और वहां से अता तारड़ जो है वो रिटर्न कैंडिडेट करार दिए गए, क्या उनके पास पीपल्स पार्टी के पास फॉर्म 45 मौजूद नहीं है? और क्या इस कजिए को खत्म करने के लिए वो अपने फॉर्म 45 सामने रखकर नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली वो हल्का जीता किसने है? वो बिल्कुल बताया जा सकता है, उसमें कोई शक ही नहीं मुझे। वो जो हल्का है वो जरा ये मुरब्बत में, पीपल्स पार्टी जरा मुरब्बत में एक इत्तेहाद बन गया है, और इत्तेहाद में वो ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अताउल्लाह तारड़ से हार ही नहीं सकता लाहौर में। दोनों बाहर से होंगे, लाहौर के नहीं होंगे, पर हार ही नहीं सकता। लोग बिलावल को, चेयरमैन बिलावल को वोट देना चाहते थे, माएं बहनें देना चाहती थी, और वही है, ये तो हल्का ही उसका था। चाहे पीपल्स पार्टी का कितना बुरा हाल हो लाहौर शहर में, बट ये हल्का उसका था। हाँ, तो ये इसमें जो चीज है, ये फॉर्म 45, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में रब्त क्या? फॉर्म 45 में हर कैंडिडेट का हर पोलिंग स्टेशन में जो उसको वोट मिले हैं वो फॉर्म 45 है जी। एक तरफ एक सिम्त जाते हैं कैंडिडेट्स के नाम, और एक सिम्त पोलिंग स्टेशन 1 to 270 मिसाल के तौर। अब हर एक पोलिंग स्टेशन का एक खाना है, और ऊपर से नीचे आते हुए हर एक कैंडिडेट का एक खाना है, और हर खाने में आप हर पोलिंग स्टेशन से जो आपको वो वोट दिए गए हैं वो उसमें आ जाते हैं। अब जब ये आ जाते हैं तो उसका टोटल जो है वो टोटल फॉर्म 47 में लिखा जाता है जी। यानी उसमें तफावत नहीं होनी चाहिए फॉर्म 45 में और फॉर्म 47 में। अब यहाँ तफावत है। फॉर्म 45 में तो जो ओरिजिनली मिले हैं वोट उसको
इनके कैंडिडेट को वो मिले होंगे 19,000 मियां नवाज शरीफ थे, और उसको बढ़ा के उन्होंने लाख से ऊपर कर दिया। तो एतजाज हसन साहब, ये आज जो जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अब्बासी, इनकी तरफ से रिमार्क्स आए और वो वाज़े तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलिक साहब ने ट्रिब्यूनल्स तश्कील दिए थे वो दुरुस्त तरीका था। अगर उनको करना पड़ते वो भी इसी तरीके से ट्रिब्यूनल तश्कील देते, वो खुद नाम देते, नाम ना भिजवाते, 20-20 नाम ना भिजवाते, तो ये तरीक़ाकार जो है वो मुरव्वजा तरीक़ाकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये फैसला दिया जाना कि वो पहले वाले ट्रिब्यूनल जो है उनको मुअत्तल कर दिया जाए, आपके ख्याल में ये दुरुस्त है? ये बिल्कुल गलत है, और इसकी वजह यह है, मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एक चीज मैं आपको बता दूं जरा इस मामले में, बड़ी ये फॉर्म 45 सारा कुछ बताता है इलेक्शन का। ये इन्होंने मिजाज ये बनाया, आपको याद होगा कि 2013 में जब वोट कास्ट हो गए हर तरफ, बैग बंद हो गए, और मियां नवाज शरीफ 8 बजे आए अपनी बैल्कनी पे, और उधर से बैल्कनी से उन्होंने ये ऐलान किया, विक्ट्री स्पीच भी की, और कहा कि मुझे सिंपल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, मुझे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। बिल्कुल। अब 2/3 मेजॉरिटी कौन कन्वर्ट कर सकता था? वो तो पहले होता वोटर्स को, भाई निकलो जाओ और वोट डालो। अब वोट खत्म हो चुके थे, वोट टल चुके थे, नतीजे आना शुरू हो चुके थे। हाँ, अब कौन था जो उसको 2/3 मेजॉरिटी दे सकता था? वो ऐसा इदारा था जो कि उन बैग्स पे दस्तरस रखता। तो अब सर मुझे ये बताइएगा कि जो अब तक पेशरफ्त हो चुकी ट्रिब्यूनल्स में, क्या वहां से आगे नए ट्रिब्यूनल जो है जब उनको शिफ्ट किया जाएगा, केसेस को अगर कर दिया जाता है, तो वहां से आगे वो प्रोसीडिंग्स चलाएंगे या फिर नए सिरे से इसके ऊपर कार्रवाई होगी? इन्होंने तो आलिया नीलम साहिबा, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को भी मजरू कर दिया इस वक्त लाके, और अब अगर वो बनाएंगी ऐसे ट्राइब्यूनल जो रिटायर्ड जजेस पे होंगे, रिटायर्ड जज का इनको फायदा यह है कि उस पे को एतजाज हसन साहब, आपकी आवाज मुनक़ते हो गई है। एतजाज हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। अब ज़ाहिर है कि ये मामला हमने किस तरीके से अनफोल्ड होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आज बड़ा फैसला आ गया है, और जो हुकूमत ऑर्डिनेंस लाई थी, अब उसी हवाले से कानून साजी का अमल जो है वो भी जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सरों पर मंडलाता हुआ सवाल यह है कि क्या 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात, उस वक्त जो सिक्का राइजुल वक्त कानून था इस मुल्क में, वो उसके मुताबिक ट्रिब्यूनल्स काम करेंगे, या फिर माजी में इतलाक किया जाएगा किसी ऑर्डिनेंस या कानून साजी का कि जो 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात हुए थे उसकी उज़रदारियां सुनने के लिए अब बनाया जाने वाला कानून जो है उसके तहत ट्रिब्यूनल बनेगा और किसी रिटायर्ड जज को भी लगाया जा सकता है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ सनाउल्लाह मस्तीखेल साहब मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उज़मा कारदार साहिबा मौजूद होंगी मुस्लिम लीग नवाज से, और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार अजमल जामी साहब मौजूद होंगे। यही मामला फॉर्म 45-47 और जो चीखती चिंगाड़ती हुई महंगाई है उस पर बात करेंगे आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के आखिरी 2 सेगमेंट्स में मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सनाउल्लाह मस्तीखेल साहब, और स्काइप के ज़रिए हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की मेंबर सूबाई असम्बली उज़मा कारदार साहिबा। गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो कारदार साहिबा से करेंगे। उज़मा साहिबा, बाकी मामलात पे तो हम बाद में बात कर लेंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला है, आप लोग फॉर्म 45 क्यों नहीं लेके जा रहे, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अवाम हैं वो अपने बिजली के बिल हाथ में उठाकर दुहाइयाँ दे रहे हैं, वो वादे कहाँ गए? 2017 का आपने कहा था कि दौर लौट आएगा,
जो बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, जो अशियाए ज़रूरिया हैं, उनकी कीमतें, इस बजट ने तो आवाम की चीखें निकाल दी हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, बात सारी ये है कि हमने बिल्कुल वादा किया था और 2017 में लोड शेडिंग 18 घंटे की खत्म की थी, ये भी सबके सामने रिकॉर्ड पे है। लेकिन द प्रॉब्लम इज के उसके बाद से जो अब हालात हुए हैं, आपने देखा है कि 500 अरब की जो बिजली है वो पाकिस्तान में चोरी हो रही है, और इस 500 अरब में से 150-200 अरब सिर्फ केपी के सूबे में हो रही है। और वहां पे आपने ये भी देखा है कि वहां पे हुकूमत जो है वो, उस्मा साहिबा, आप चोर को पकड़ेंगे या मुझसे पैसे लेंगे जो वो चोरी कर रहा है? आप चोर को पकड़े, आप चोर को पकड़े, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर जो लाइन लॉसेस हैं, जो कैपेसिटी चार्जेस हैं, उसकी मद में जो बंदा बिल देता है, क्या उसका ये कसूर है? आप लोग आवाम से नहीं हैं, आप लोग आवाम से जुड़े हुए हैं, लोग इस वक्त ये दुहाई दे रहे हैं। देखिए, अगर आप मुझे मौका देंगे तो जी प्लीज कंप्लीट कीजिए, लेकिन इस पहलू पे भी रोशनी डालें, आप प्लीज कंप्लीट करें। मैं बिल्कुल उस मौजू पे आ रही हूँ, ये जुड़ी हुई हैं दोनों बातें। जो बिजली चोरी होती है ना, तो उसका जो खमियाजा होता है वो यहाँ पे हम पंजाब में भुगतते हैं, वो यहाँ पे आपके बिलों में आपको नजर आता है। क्यों? क्योंकि हमने कैपेसिटी चार्जेस तो देने हैं ना। हमने जो अब IPPs जहां से जो हमारी बिजली प्रोड्यूस कर रही हैं, उनकी तरफ से तो बिजली जा रही है, तो वो उनको तो हुकूमत पाकिस्तान ने ये IPPs के गलत ये मुआहदे भी आपके दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, आप लोगों के अदवार में हुए जब ये मुआहदे कर रहे थे, उस वक्त ये अंदाजा नहीं था कि क्या इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और देखिए, बात सारी ये है कि IMF के प्रोग्राम में हम जा रहे हैं और मजबूरी है। 2017 में खुदाफिज कह दिया था, लेकिन बहुत सारा कर्जा, कम से कम 80% ज्यादा लेके और फिर साइन करके कॉन्ट्रैक्ट भागने की वजह से हमें फिर मजबूरन IMF के पास जाना पड़ रहा है। और उनकी सबसे पहली शर्त ये है कि आप जो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप सब्सिडी दे रहे हैं लोगों को, इस सब्सिडी को आप खत्म करें। ये सबसे पहले शर्त है। और जो 9 अरब की ट्रांस अभी आनी है, 9 अरब डॉलर की, वो इन शराइत के साथ जुड़ी हुई है। तो आप या फिर पाकिस्तान चला लें, या फिर आप कहें कि जी हम बिजली के बिल नहीं देंगे। दो ही बातें हो सकती हैं। तो ये जो अगर IMF है और IMF के कहने पर ये सब कुछ किया जा रहा है, तो 28 मई को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सदर बने थे आपकी जमात के। 29 और 30 तारीख को जाती उम्रा में आप लोगों ने जो इजलास किया था, हमें तो ये खबर दी थी कि मियां साहब जो है उनके साथ बैठकर मशावरत हो रही है बजट बनाने के लिए। तो बजट अगर आप लोगों ने खुद नहीं बनाया, IMF ने बनाया, और उसके ऊपर आपकी वफाकी काबीना में बैठे हुए एक इंतहाई अहम वजीर ख्वाजा आसिफ साहब, आई होप कि आपने उन्हें सुना है कि वो इस बजट के हवाले से और IMF के हवाले से क्या कह रहे हैं। मैं आपके पास वापस आता हूँ। मस्ती खेल साहब, उस्मा कारदार साहबा की आपने बात सुनी, वो ये कह रही हैं कि अब सूबाइयत भी, आपको पता है कि यहाँ पर तो बात ये चल रही है, वो ये कह रही हैं कि चोरी वहाँ पर होती है खैबर पख्तूनख्वा में, और पंजाब के अवाम को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। योर टेक। मुझे बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने मुझे मदऊ किया और मुझे मौका दिया कि मैं अवाम के जो ये टची इश्यूज़ हैं इस पर अपना माफ़ ज़मीर बतौर पार्लियामेंटेरियन भी और एक आम पाकिस्तानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की हैसियत से भी। मेरी बहन ने जो बात की है, शायद मेरी बहन को ये अंदाज़ा नहीं है कि पिछले 20 सालों में हमने IPPs को 800 अरब रुपया जो है वो हमने पे किया है कैपेसिटी चार्जेस के मद में। और मैं ये साथ कहना चाहता हूँ कि तकरीबन 8,000 अरब हमने पिछले 20 साल में कैपेसिटी चार्जेस की मद में IPPs को पे किया है। और पिछले साल 2000 अरब जो है हमने वो कैपेसिटी चार्जेस की मद में उनको पे किया है। और जो आपका जो डिफेंस बजट है वो 2000 अरब रुपए का है जी। और जहाँ तक मैंने अभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की है, एज पर नेपरा ऑफिशियल रिपोर्ट जी 2.1 ट्रिलियन जो है आपने इस करंट ईयर में आपने जो है वो IPPs को देना है। और आपका जो सर्कुलर डेट है वो
5.7 ट्रिलियन जो 507 अरब रुपए है। तो मैं नकवी साहब, मेरा कहने का मकसद जनाब ये है कि आपने बड़ी अच्छी बात की है जी। आप एक बेचारे गरीब को, छोटे रेडी वाले को आपने इतनी बिजली महंगी कर दी है। आपने जो है ये हाथी पाले हुए IPPs की शक्ल में जो ख़जाना लूट के ले गए हैं, जो मुल्क को उन्होंने, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत को जो एट स्टेक लगा दी है। और पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है और 7वीं बड़ी फ़ौज है, 25 करोड़ का मुल्क है। आपने उसकी मैं समझता हूँ कि वजूद को ख़तरे में डाल दिया है कि आपने ये हाथी पाले हुए हैं। ये किसी ना किसी A और B जो है हुक्मरान, उनसे ये कनेक्टेड हैं। IPPs वाले बिजली पैदा करते हैं, बिजली हम पे नहीं बाय भी नहीं करते शाह साहब, बाय भी नहीं करते, प्रोड्यूस ही नहीं होती, कैपेसिटी में हम देते जा रहे हैं। मुझे कहने दीजिए कि ये जो आज हुक्मरान आए हुए हैं, पिछले 50 साल से कौन हुक्मरान है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज। 3 दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने हैं, दूसरी दफ़ा शहबाज शरीफ बने हैं, 5 दफ़ा तो इस घर में प्राइम मिनिस्ट्री आई है, 6-7 दफ़ा ये चीफ मिनिस्टर बने हैं। मैं समझता हूँ कि ये और पीपल्स पार्टी बेचारी जो हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं इमरान खान को, वो तो 4.25 साल रहे हैं पाकिस्तान की 76 साल तारीख में। 4.25 सालों वालों को तो ये क्रिटिसाइज़ करते हैं, जिन्होंने ये भारी रिश्वतें लेके, भारी कमीशन लेके ये IPPs जो है हम पे मुसल्लत किए हैं। तो ये सर्कुलर डेट्स जो हम पे आ गया है। तो मुझे कहने दीजिए शाह साहब कि इतनी ज़्यादा गमो गुस्सा है अवाम में और इतने ज़्यादा ये बढ़ चुके हैं रेट्स कि गरीब अवाम के ये बस में नहीं रहा। यहाँ पे नफसा नफसी का आलम होगा। और मुझे ये कहने दीजिए कि अगर हुक्मरानों ने अकल के नाखा न लुए तो यहाँ श्रीलंका का रूप धार सकती है अवाम। आप उस्मा कारदार साहब, मुझे ये बताएं कि आप ये जो बिजली के बिल हैं, आप लोगों ने 200 यूनिट 300 यूनिट आवाज़ें लगी, अब आप लोग अपने इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। हमें अजमल जामी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। अजमल जामी साहब, मैं ज़रा उस्मा कारदार साहबा से एक सवाल कर लूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। उस्मा कारदार साहबा, ये जो बात कर रही हैं सनाउल्लाह मस्तीखेल साहब भी, आप ये बताइए जो वादे किए थे 200 यूनिट 300 यूनिट, वो तो अब हम भूल जाएं ना। इसका मतलब ये है कि जो फ्री बिजली के वादे थे वो सब झूठ था, 2017 की कहानी थी। अब इस नए माहौल में, इस नए कीमतों में हमें जीना सीखना होगा। नहीं, बिल्कुल ये वादों पे हम कायम हैं। और पंजाब में खास तौर पे मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से ये बात की थी। उन्होंने कहा था कि जी हमने उतने, जितनी हमारी चादर है उतने हम पांव फैलाएंगे। पहले साल में हम 100 यूनिट वालों को सोलर पैनल देंगे, दूसरे साल में हम 200 यूनिट वालों को देंगे और तीसरे साल में 300 यूनिट वालों को देंगे। आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी गुंजाइश पैदा होगी उससे अवाम को सहूलत देंगे। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, ये जो IPPs का ये जो कहानी सुना रहे हैं ना आपको PTI वाले, 12,000 मेगावाट ग्रिड में डाले थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जमाने में 2013 से 2018 तक। इन्होंने 2018 से लेके 22 तक मैं कहती हूँ 50 भी नहीं डाले ग्रिड में इन्होंने जो मेगावाट। कोई इन्होंने ना कोई डैम बनाने की इन्होंने कोशिश की, ना इन्होंने चोरी रुकवाने की कोशिश की। ये वो खमियाजा है जो हम अब भुगत रहे हैं। ये जो बिजली पैदा होती है KP में, ये पूरे पाकिस्तान में जाती है, ये फेडरल हुकूमत के अंडर होती है। और ये एक प्रोपोर्शन के मुताबिक कैपेसिटी चार्जेस हम इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उसकी बिजली जो है वो रास्ते में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। सही। अच्छा, मुझे जरा अजमल जामी साहब के पास जाने दें। अब जब डंडा फेरा गया है तो अब चीखें निकलनी शुरू हो गई हैं। अब ग्रिड्स पे जाके हमले करने शुरू हो गए हैं चीफ मिनिस्टर के साथ। सही। तो मैं आपके पास वापस आता हूं। अजमल जामी साहब, बिजली का बिल मौसूल हो गया? बिल्कुल हो गया। तो की ख्याल है? ख्याल ये है कि बिजली के बिल गले पड़ेंगे, क्योंकि जो ऐलानात किए गए थे उन ऐलानात के ऊपर हुकूमत पूरा नहीं उतर पा रही। उसे IMF की कंडीशंस करार दीजिए, उसकी इनकी मिसमैनेजमेंट करार दीजिए। मसला ये नहीं है जो उस्मा कारदार साहबा फरमा रही हैं या आपके मोअज़्ज़ज़ मेहमान फरमा रहे हैं या आपकी क्यूरी है। ये है कि मैं एक आम शहरी के तौर पर शायद ये सब बर्डन लेने को तैयार हो जाऊं अगर मुझे ये खबर मिले या मुझे ये इत्तला मिले कि मेरे पार्लियामेंट लॉजेस की तज़ीनो आराइश पे इतने अरब रुपए गद्दियां, कुशन, पर्दे, ड्रेसिंग टेबल चेंज करने पे पैसे नहीं लग रहे मेरे टैक्स के। अगर मुझे ये पता चल जाए कि 104 नए स्वीट्स बन रहे हैं पार्लियामेंट लॉजेस के, जिसके ऊपर 8.6 अरब खर्च हो चुका है, वो नहीं हो रहे,
अगर ये मुझे पता चल जाए कि जो जीवार मेस 1 है पंजाब में, लाहौर में, वहां पे जो 1 अरब से जायद तजीनो अरैश के लिए नाम पे लग रहा है वो नहीं लग रहा। अगर ये मुझे इल्म हो जाए कि जो 29 नए 20, 21, 22 ग्रेड के ऑफिसर्स के लिए DHF फेज 9 में निगरान हुकूमत में उज़मा बुखारी ने वजाहत की, उस दौर में जो बजट मंजूर हुआ उसमें 20 करोड़ और ऐड हो रहे हैं, अगर ये मुझे इल्म हो जाए कि ये तीनों काम नहीं हो रहे, और मुझे साथ ये भी इल्म हो जाए कि मेरे हुक्मरानों ने बशमूल इमरान खान, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, सब ने अपनी अपनी जायदाद से 25% बेच दी है क्योंकि मुल्क कर्जे में है, अगर मुझे ये इल्म हो जाए आम शहरी के तौर पर, तो मैं बिस्मिल्लाह ये बिल देने को तैयार हूं। लेकिन मुझे अगर ये पता चले कि 5000 लीटर पेट्रोल है, फला सफरी सहूलियात है, फला ड्राइवर है, फला शोफर है, फला लॉजेस है, फला के ऊपर फला खर्च हो रहा है, तो मैं ये समझूंगा मेरे हक पे डाका है। ये बयानिया हुकूमत वक्त बनाया करती है। अगर मेरी हुकूमत मुझे ये कह रही है कि मुल्क तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर है, 78,000 अरब डॉलर का कर्ज हमने देना है और IMF के अंदर हम जकड़े हुए हैं, तो मुझे मेरे हुक्मरानों की जानिब से कुछ हिस्सा बांटते उन्हें दिखाई देना चाहिए, फिर मैं कुर्बानी दूंगा। लेकिन अगर दी अदर वे अराउंड पिक्चर होगी जो मैंने बयान की है, तो फिर माजरत है, क्योंकि इस तरह से ये बिल इनके गले में पड़ेंगे। टोबा टेक्सिंग में आपने देखा 4 चुकमुक बाहर निकले, सड़क ब्लॉक की, ताजर इत्तेहाद बाहर आ रहा है, पेट्रोलियम वाले आके कह रहे हैं कि हम कल से पेट्रोल पंप बंद कर रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलता। हुक्मरानों के पास ये जो मेरी पार्लियामेंटेरियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये मस्कीन गरीब फाका कश नहीं है। सही, अल्लाह ने इन्हें बहुत दिया हुआ है। इन्हें चाहिए कि ये वॉलंटियरली ऐलान करें कि मुल्क वाकई ताजुक दौर से गुजरा है, हम मराज छोड़ते हैं अवाम के लिए। सही, जामी की बजाय मेरे टैक्स से पैसों से अपने सोफों की गद्दियां तब्दील कर रहे हैं, अपने पर्दे तब्दील कर रहे हैं, अपने ड्रेसिंग टेबल्स तब्दील कर रहे हैं, तो मुझे सवाल उठाने का हक होगा। सही, हुक्मरानों के लक्षण जाहिर है कि गरीब आवाम के ऊपर आप तमाम बर्डन डाल देते हैं। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक तरफ महंगाई का ये तूफान है और दूसरी तरफ हुकूमत की साख के ऊपर बड़े बड़े सवालिया निशान मौजूद हैं। फॉर्म 45 आखिर मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं पेश करना चाहती मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स में? आज जाहिर है कि हम पहले इससे में डिस्कस कर चुके कि जो ट्रिब्यूनल्स के हवाले से फैसला पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से आया, जहां पर जो अभी नई बनने वाली चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं उनके और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान मशावरत होगी, तो क्या यही ट्रिब्यूनल्स कंटिन्यू करेंगे पंजाब में या डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो बना दिए जाएंगे? ये अभी आना बाकी है। लेकिन उज़मा कारदार साहिबा, मरियम नवाज साहिबा के हल्के में हमने देखा जस्टिस अनवार हुसैन जो ट्रिब्यूनल हैं बनाए गए, जस्टिस शहजाद मलिक साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, उन्होंने फॉर्म 45 मांगे। फॉर्म 45 जो है वो आप नहीं दे रहे। 30 जुलाई तक की आपको तारीख दे दी गई थी। मामला अगरचे सस्पेंड हो गया, लेकिन कल मेरे प्रोग्राम में महार शराफत अली मौजूद थे। उन्होंने तो 102 पोलिंग स्टेशन तमाम के तमाम उनके फॉर्म 45 लहरा दिए। उसके मुताबिक आपकी चीफ मिनिस्टर 800-900 वोटों से हारी हुई हैं। आप उनको क्यों काउंटर नहीं करते अपने दुरुस्त फॉर्म 45 अगर हैं वो सामने रखकर? देखिए, ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है वह बिल्कुल हमारे पास ये सारे सबूत हैं, कोई मसला नहीं है, वो सब जमा हो रहे हैं और ये इलेक्शन कमीशन से आपको बिल्कुल वहां से भी मिल जाएंगे। और मैं तो वहां पे 119 में खुद मौजूद थी जहां पे कैंपेनिंग चल रही थी। बहुत मैं 159 की बात कर रहा हूं। पीपी, आप कौमी असेंबली के हल्के की बात करिए, मैं सूबाई असेंबली का हल्का पीपी 159 की बात कर रहा हूं। 159 की बात कर रहे हैं? जी 159। नहीं, वहां पे भी मरियम नवाज साहिबा जो है वो बिल्कुल जीती हैं वहां पे, और वो कम से कम 25 हजार वोटों से जीती हैं। और ये ट्राइब्यूनल में सारा सबूत जो है वो चला जाएगा और जो ट्राइब्यूनल फैसला करेगा उससे पता चल जाएगा। इंशाल्लाह ताला जीत उनकी है और वो 2/3 मेजॉरिटी से वो चीफ मिनिस्टर बनी है। ये ऐसे ही खामखा इन्होंने कभी एक स्क्रीनशॉट कभी दूसरी
बगैर साइन किए हुए कोई इनके पास होते नहीं है फॉर्म, जाके स्क्रीनशॉट्स जाके दिखाते हैं। और लेकिन उस्मा कारदार साहिबा, माजरत के साथ 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, आज 4 जुलाई 2024 है, 85 दिन बनते हैं। कोई एक हल्का पूरे पाकिस्तान में बता दें जिसका फॉर्म 45 अजमल जामी साहब, आप गुब्बारे मत छोड़ें। देखिए 8 हल्के और जब रीकाउंटिंग हुई है तो वो हल्के हमारे पास आ गए हैं, वो भी हल्के ये लोग हार गए हैं। 8 की कम से कम रीकाउंटिंग की गई है, धांधली की गई। अच्छा, मैं अजमल जामी साहब 85 दिन कोई एक हल्का बता दें जहां के फॉर्म 45 आपने मुस्लिम लीग नून के देखे हों अपनी आंखों से, इनके किसी बंदे ने कि यार ये मेरे हल्के पे एतराज है, मैं इनके मुंह पे मारता हूं फॉर्म 45। मैं इसलिए हाथ लहरा रहा था चूंकि मोबाइल फोन के जरिए मैं स्काइप से जुड़ा हूं, तो प्रोबेबली मोबाइल फोन ज्यादा एआई सेंसिटिव है, तो उसने जेस्चर समझा कि शायद मैं विक्ट्री का साइन लहरा रहा हूं, तो उसने गुब्बारे छोड़ दिए। मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं कि मैं आपसे, मोहतरमा से और आपके पैनलिस्ट से ये पूछना चाह रहा हूं कि आप तीनों हजरात जरा फॉर्म 45, फॉर्म 46 और फॉर्म 47 का फर्क बयान कर दें, और दूसरा ये बता दें कि इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुस्तफा नवाज खोकर साहब के फॉर्म 45 और दीगर 3 जो पीटीआई के लोग थे उनके फॉर्म 45 में क्या सिमिलरिटीज थी। ये अगर आप तीनों जवाब दे दें तो मसला हल हो जाएगा। वो एक जैसे हैं। अब मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं, मुस्तफा नवाज खोकर के मैच करते हैं अली बुखारी के साथ भी, वो क्योंकि 2 हलकों से लड़ रहे थे, और शोएब शाहीन साहब के साथ भी। इसके अलावा जो यहाँ पर टीएलपी के कैंडिडेट हैं या जमात इस्लामी के लोग हैं, या इवन कुछ लोग ये भी कुछ पीपल्स पार्टी के फॉर्म्स भी सर्कुलेट कर रहे हैं, वो तो सारे मैच कर रहे हैं। मुख्तलिफ है तो सिर्फ नून लीग का मुख्तलिफ है, या फिर वो जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर गालिबन 6 मार्च को ब्रीफली अपलोड हुआ था और फिर वो उतार लिया गया था। मस्ती खेल साहब, फॉर्म 45 की कहानी, कजिया ख़त्म होगा नहीं होगा? नकवी साहब, मेरी बहन ने अभी फरमाया है कि मैं हाईली क्रेडिबल सोर्सेज से आपको बता रहा हूँ, वो अल्लाह अल्लाह हक है, और एक दिन आप देखेंगे कि ये चीज़ें मंजर आम पे आएंगी। पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून सिर्फ 17 सीटें जीती है नेशनल असम्बली की। अच्छा। और 25 सीटें ये जीते हैं पंजाब में, और ये धांधली करके ये न कोई इलेक्शन थे न कोई सिलेक्शन थे, ये ऑक्शन थे जी। इनको इलेक्शन कहना इलेक्शन की तौहीन है। अच्छा। इसमें तमाम पाकिस्तान के जो आपके जो ये इलेक्शन को जो डील करते हैं, जो आपके इदारे हैं, पिलडॉट है, पतन है, पब्लिक रिपब्लिक जो है वो पॉलिसी है, उसके अलावा जो फाफिन है, जो इंटरनेशनल लेवल पे आपके इलेक्शंस के बारे में अमेरिका में जो करारदाद उनकी कांग्रेस में आई है, जो ये पूरा बच्चा कह रहे हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। ये कोई इलेक्शन भाई नहीं हुआ। ये जो इसको कोई इलेक्शन समझ रहा है और जो कह रहे हैं कि मैं 2/3 अवाम ने मेजॉरिटी दी है, मैं समझता हूँ कि मरीम साहबा अपना इलेक्शन लूज कर चुकी हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब अपना हल्का लूज कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम ने 3/4 वोट डाला है, और मुझे ये कहने दीजिए कि ये इतना बड़ा अवाम ने वोट डाला है कि इसलिए जुल्म, जबर, फस्ताइया, चादर, चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया, क्या क्या हमारी पार्टी को बैन किया गया, निशान छीना गया, हम पे क्या क्या नहीं बीती। इसको मैं समझता हूं कि ये जो कहते हैं, ये पाकिस्तान एक बेआईन सरजमीन बन चुका है, जहां पे आप जब हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने असेंबली डिसॉल्व की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना किसी ने नहीं माना जी। कैसी जमहूरियत की बात कर रहे हैं, किस आइन की बात कर रहे हैं जी? सही, उसका कहना किसी ने नहीं माना। अजमल जामी, मुझे ये बताएं, ये कंपनी चलेगी नहीं चलेगी? बिजली के मैं आपसे जवाब लेता हूं। पहले अजमल जामी साहब, कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, बिजली के बिल जहन में रखें, बजट के बाद जो टैक्सेस की भरमार है, जो कीमतें जा रही हैं ऊपर, ये सब सामने रखें। करारदादें, अमेरिकी कांग्रेस की करारदाद है, उसके बाद यूएन ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशंस, उसकी तरफ से जो स्टेटमेंट है, उनकी जो फाइंडिंग है, इंटरनेशनली आपको सरमायाकारी लाने में मुश्किलात का सामना है, पार्लियामेंट फंक्शनिंग नहीं है, हंगामा आरई पे ख़त्म होता है इजलास, पाकिस्तान की अदालतों में तमाम के तमाम जो मुकदमात हैं, फॉर्म 45-47 सियासी नौयत के मुकदमात, चल सकता है इस तरीके से कार्य सरकार या नहीं? देखिए, ये बहस तो हम तब भी करते थे जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी।
मसला ये है कि जहां मैं मौजूदा सरकार के ऊपर एतराज उठा रहा हूँ या उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल उठा रहा हूँ, वहां मेरा बेसित सहाफी ये हक है कि मैं पीटीआई के ऊपर भी सवाल उठाऊं, ताकि ये तासुर न जाए कि मैं कोई बायस जर्नलिस्ट हूँ। मेरा मुद्दा ये है कि आप यूएन में जो करारदाद है वर्किंग ग्रुप की, आर्बिट्री वर्किंग ग्रुप की, उसकी अगर आप बात करते हैं तो उसी ग्रुप ने रशिया के बारे में भी एक करारदाद दी है, और वो वहां पे एक एक्टिविस्ट हैं जो जिसके ऊपर यूएन प्रेसिडेंट के जो स्पेशल एनवॉय हैं उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि जी रशिया इनको आजाद करे। वो एक जो एक्टिविस्ट हैं इवान ग्रेचुविक, उनका नाम मुझे भूल रहा है क्योंकि रशियन नाम बड़े पेचीदा होते हैं, तो वो उनके ऊपर भी उन्होंने उसी आर्बिट्री ग्रुप ने एक कमेंट किया हुआ जिसके ऊपर जो यूएस के प्रेसिडेंट के स्पेशल एनवॉय हैं उन्होंने ट्वीट किया हुआ है, जिसकी वजह से जुल्फी बुखारी ने एतराज किया कि जनाब अली एन उसी दिन इसी वर्किंग ग्रुप ने इमरान खान की बात की, तो आप उसे तो वेलकम करें, हमें नहीं कर रहे। एक बात ये। दूसरी बात ये कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जब आप 368 वोटों के साथ ओवरवेलमिंग करारदाद को अपने हक में फेवर करते हैं, उसके ऊपर आप कहते हैं कि देखिए दुनिया हमारे हक में आवाज बुलंद कर रही है, और वहां आप एब्सोल्युटली यस कहते हैं, तो फिर आप उसी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की या कांग्रेसमैन की या यूएस स्टेट गवर्नमेंट की या बाइडेन की या ट्रंप की जो पहला मुबाहिसा हुआ है उसमें जो फलस्तीन के बारे में दोनों सदारती उम्मीदवारों ने या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने जो गुफ्तगू कर रखी है सफा इसी से मिटाने के लिए, और हर मुमकिन कोशिश करेंगे तमाम वो हथियार दिए जाएं इसराइल को कि वो हमास का खात्मा कर सकें, उसके ऊपर मेरे तहरीक इंसाफ के दोस्त क्या कहते हैं? क्या उसके ऊपर भी एब्सोल्युटली यस कहते हैं? ये इनके तजादात हैं। नहीं, मैं इसकी जामिल साहब मैं बिल्कुल ये उनकी पार्लिमान है, हमारा तो उनसे कसूर नहीं है ना भाई, हम उन पे इम्पोज नहीं कर सकते क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। मैं कतन इस नुक्ते पे ये प्रोटेस्ट करता हूँ, हम फलस्तीन के हक में हैं, इमरान खान का नुक्ता वाज़ेह। मेरी बात तो पूरी होने दें, मेरी बात तो पूरी होने दें, मैं भी क्लैरिटी कर दी, मैंने बात पूरी होने दी। नहीं, मेरी बात तो पूरी होने दें हजरत, मेरी बात। सना साहब पुराने जानने वाले हैं, मैं इनका बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं सना साहब आपसे ये अर्ज नहीं कर रहा कि मैं आपके ऊपर तनकीद ये नहीं कर रहा कि आप अपने हक में जो आवाज बुलंद करें वो गलत है। मैंने 2 मिसालें दी हैं, मैंने आपको इंपेरिकल 2 एविडेंस दिए हैं। जितनी एफर्ट आपने यूएन वर्किंग ग्रुप के ऊपर की, जितनी एफर्ट आपने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर की, उससे इंतहाई 0.5% एफर्ट अगर आप करते विद इन दिस पाकिस्तान, चाय के कप के ऊपर ऑन द टेबल पॉलिटिकल एंगेजमेंट अगर आप करते तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। क्योंकि अगर आपको धांधली की शिकायतें जो जेन्युइन है, मैंने सर्वेज किए हैं, इलेक्शन सर्वेज बाय इलेक्शन से लेके जनरल इलेक्शन के भी कवर किए हैं। आई एग्री विद यू, मैं वाउच कर सकता हूं कि प्रॉब्लम हुई, वो चीजें वो फैसिलिटीज पीटीआई को नहीं थी जो आम सियासी जमात को थी, मैं इसका एतराफ कर रहा हूं। लेकिन जो एफर्ट्स आपने जो आपने एफर्ट्स यूएन आर्बिट्री ग्रुप ने की या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए की, उससे कहीं कम, सिर्फ 0.5% अगर पॉलिटिकल लीडरशिप आपकी डेड एंड पे जाने की बजाय पॉलिटिकल एंगेजमेंट का वेपन यूज करती, जो कि हमेशा से सॉल्यूशन रहता है, क्योंकि डेड एंड कभी भी कौमों को आगे लेके नहीं जाता। आपको पॉलिटिकल एंगेजमेंट यहां भी करनी चाहिए थी, यहां भी पॉलिटिकल एंगेजमेंट में मैं जवाब लेता हूं। यूएन में लॉबिंग कर सकते हैं, यूएन में लॉबिंग कर सकते हैं, अगर आप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की लॉबिंग कर सकते हैं, व्हाई नॉट हियर? जामी भाई मैं जवाब लेता हूं इसके ऊपर पॉलिटिकल एंगेजमेंट पे, लेकिन पहले उस्मा कारदार साहिबा, सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब की गुफ्तगू का आप जवाब देना चाह रही थी। जी देखिए, बात सारी ये है कि इन लोगों ने एब्सोल्युटली नॉट को बिल्कुल एब्सोल्युटली यस करके अमेरिका के जूते चाट के इन्होंने पूरे इंटरनेशनली पाकिस्तान के इमेज को डैमेज करने की कोशिश की है। इन्होंने लॉबिंग फर्म्स हायर किए हैं जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है इसी काम पे लगाए हैं कि लोगों को ये बताएं कि कितना लॉबिंग फर्म हायर कर लें। आप क्यों नहीं करती? यूएन आर्बिट्री ग्रुप ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से जवाब मांगा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, ये आप पे भी तनकीद है। जेल पे बैठा हुआ उसका डेली टेलीग्राफ में उसका अब आर्टिकल छप जाए क्योंकि वो सारा प्रो इजराइल वहां पे आपको किसने रोका? आप भी लिखें। जैक गोल्डस्मिथ को इन्होंने जो ये कोई दलील नहीं है, ये कोई दलील नहीं है। आप यूएन वर्किंग ग्रुप ने पाकिस्तान की हुकूमत से जवाब मांगा था, पाकिस्तानी हुकूमत कहां सोई हुई थी? जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोग हैं उन्होंने ये करारदाद नवंबर में पेश हुई थी। उस्मा कारदार साहिबा, मस्ती खेल साहब ने फॉर्म 45 की बात की थी। यूएन में जो वर्किंग
प्रूफ है वो पैसा जवाब आप अमेरिका करारदाद पे दे रही हैं जामी साहब की बात का। ईसा मुझे सुन पा रहे हैं? जी ईसा मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सुन रहा ईसा हूँ, मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपकी, बोले। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रेजोल्यूशन गई वो नवंबर में टेबल हुई, 6 माह के अंदर इलेक्शन से पहले वो टेबल हुई। पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी सिफारतकार कहाँ थे? सत्तू पियो थे क्या? पसंद नहीं आनी, आप आजमा के देख लें, इनको कोई फायदा नहीं। कुछ अजीब बात कर रही है मोहतरमा यार। इन्होंने सवाए रोने पीटने के, और कौम तंग आ गई है इस रोने पीटने से। कौम को कोई अब इस वक्त इंटरेस्ट नहीं है। उस्मा कारदार साहिबा, उस्मा कारदार साहिबा, जब आपके लीडर जेल में थे, आप लोग पॉलिटिकली एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं अपना सके, आर्टिकल्स आप नहीं लिख सके, इंटरनेशनली सपोर्ट आप नहीं ले सके, अपनी वीक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का मलबा भी आप पीटीआई पे डाल रही है। मैम, हमें गोली मार दे, हमारा खून निचोड़ ले, हम अपने हक के लिए आवाज बुलंद करेंगे। हमारे जिस्म का खून निचोड़ ले, हम अपने हक के लिए खड़े होंगे, आवाज बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। प्रोग्राम का गरीबों के हक में बोलेंगे, महंगाई के खिलाफ बोलेंगे, अपना मैंडेट हासिल करेंगे और ये गुंडागर्दी और बदमाशी को बेनकाब करते रहेंगे इंशाअल्लाह। सही। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अजमल जामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उस्मा कारदार साहिबा, सनाउल्लाह मस्तीखेल साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।